कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम अणुगति सिद्धांत। तो इसमें 3-4 अंक के प्रश्नों की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, समान ताप T व दाब P पर दो गैसें जिनमें से प्रत्येक का आयतन V है मिलाई जाती हैं। यदि मिश्रण का ताप T व आयतन V हो तो उसका दाब क्या होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो मिश्रण में कुल अणु, तो मान लेते हैं पहले में जो अणु होंगे N1 होंगे और जो दूसरे गैस होंगे उसमें अणु क्या हो गए N2। तो कुल अणु हो गए N बराबर N1 प्लस N2। अब आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं PV इक्वल टू nRT होता है। तो N बराबर क्या हो जाएगा, PV अपॉन RT। अब इसमें हम मान रख देते हैं, N1 की जगह N1 का मान और N2 की जगह N2 का मान। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो N है उसकी जगह पर ये हो जाएगा PVRT। अब PVRT को यहाँ पर P में क्या लिख दिए, मिक्स का मतलब होता है मिश्रण का दाब। तो यही सूत्र लिखा, मैंने P लिख दिया है और साथ में क्या लिख दिया, मिक्स। और V की जगह V लिख दिया। अपॉन में है RT तो यहाँ RT लिख दिए। इसके बाद N1 का है तो N1 का भी PV अपॉन क्या हो जाएगा, RT, क्योंकि दोनों में आयतन और दाब कैसे हैं, समान है, तो PV अपॉन RT हो गया। यहाँ भी PV अपॉन क्या हो जाएगा, RT। दूसरे के लिए N2 का मान भी यही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये सूत्र जो हम यहाँ पर निकालें, इस सूत्र में हम मान रख रहे हैं। तो N की जगह पर हम ये मान रख देंगे, ये वाला PV अपॉन RT सब जगह लिख रहे हैं, बस मिक्स कर दिए। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि RT, ये RT और ये RT कट जाएंगे और ये V दोनों तरफ से और इधर से कॉमन लेके V कट जाएंगे। तो बचा क्या, इधर P मिक्स बचा और यहाँ पर P प्लस P बचा, माने 2P हो गया। तो मिश्रण का ताप प्रारंभिक, मिश्रण का जो दाब है वो प्रारंभिक दाब का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमको हल करना है। यहाँ दाब है, अब अगला दूसरा नंबर का प्रश्न समझते हैं। तो दूसरा नंबर का प्रश्न है, गैसों के अणुगति सिद्धांत के, यहाँ सिद्धांत है, मुख्य अभिगृहित लिख लीजिए। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत के मुख्य अभिगृहित लिखिए या बिंदु लिखिए। तो चलिए एक तरफ से हम बिंदु को पढ़ते हैं। इसका जो यह सिद्धांत है किसने दिया, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने दिया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अणुगति सिद्धांत। अब उनके अनुसार क्या है, क्या क्या उन्होंने दिया है, चलिए समझते हैं। एक तरफ से, गैस के सभी अणु गोल होते हैं, दृढ़ होते हैं, एक समान होते हैं। गैस के अणुओं का आकार नगण्य होता है। गैस के अणु सरल रेखा में न्यूटन के नियमों का पालन करते हुए गति करते हैं। इन पर गुरुत्व का प्रभाव नहीं होता है। गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में व संभव वेग से निरंतर गति करते रहते हैं। गैस के अणु जब संघट्ट करते हैं तो उनका वेग बदल जाता है। अणुओं के बीच संघट्ट तात्क्षणिक, नगण्य और पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। तो इस तरह से ये जो अणुगति सिद्धांत है उनके ये बिंदु हैं। इन बिंदुओं को हमको याद करना है। चाहें तो इस बिंदु को अलग भी कर सकते हैं, मिला भी सकते हैं ऐसे। तो फिर से देख लेते हैं, गैस के अणु कैसे होते हैं, गोल होते हैं, दृढ़ होते हैं, एक समान होते हैं। इनका आकार कैसा होता है, नगण्य होता है। यह हमेशा सरल रेखा में गति करते हैं, न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं। इन पर गुरुत्व का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये निरंतर वेग करते रहते हैं, सभी संभव दिशाओं में और संभव वेग से गति करते हैं। ये संघट्ट करते हैं, मतलब आपस में टकराते हैं, तो इनका वेग क्या हो जाता है, बदल जाता है। अणुओं के बीच जो संघट्ट होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, नगण्य होता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। इस तरह से बोल्ट्जमैन ने अणुगति सिद्धांत दिया। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि P बराबर 2/3 E बार, जहाँ संकेतों का सामान्य अर्थ है। अथवा सिद्ध कीजिए कि गैस द्वारा बर्तन की दीवार पर लगाया गया दाब प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है। तो ये गतिज ऊर्जा है, मान लेते हैं, इसका कितना हो गया, 2/3। तो चलिए 2-3 लाइन का इसको आसानी से कर सकते हैं। अणुगति सिद्धांत से गैस के अणुओं का दाब, तो ये गैस के अणुओं का दाब का सूत्र होता है 1/3 NmV बार का स्क्वायर।
और यदि यहाँ कैपिटल N लिखेंगे तो बटे में V लिख देंगे वॉल्यूम वाला। फिलहाल यहाँ पर इस तरह से, तो इसी तरह से कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या किए हैं, हम 2 का गुणा कर लिए, 2 का भाग कर लिए, तो यहाँ पर 2/3 हो गया, यहाँ पर 1/2 हो गया, ये NMV² हो गया। अब यहाँ पर P बराबर कितना लिख दिए, 2/3, ये 2/3 पूरा इसी तरह से उतार दिए हैं। अब ये जो 1/2 NMV² होता है या V² होता है, ये E बार या गतिज ऊर्जा के बराबर होता है यहाँ। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर क्या लिख दिए हैं, E बार। यदि 1 मोल की गैस हो तो N का मान 1 रख देंगे, तो P बराबर क्या हो गया, 2/3 E बार। तो यही है कि ये जो दाब होता है वो औसत गतिज ऊर्जा के 2/3 के बराबर होता है। इस तरह से हम यहाँ पर इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद हम चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं। गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर सिद्ध कीजिए कि गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, अथवा सिद्ध कीजिए कि गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा E बराबर 3/2 kBT होती है, जहाँ पर ये K क्या है, बोल्ट्जमैन नीयतांक है। यदि KT भी लिख के आ जाए तब भी यही समझना है, चाहे KBT लिख दे या KT लिख दे, एक ही चीज़ है। तो अणुगति सिद्धांत से जो गैस का दाब होता है, ये सूत्र होता है गैस के दाब का, ये हम इसको लिख दिए हैं। अब अगले स्टेप में क्या कर दिए हैं, इसमें हम MV² बचाए हैं, बाकी का पक्षांतर, 3 का इधर पक्षांतर कर दिए, V का इधर पक्षांतर कर दिए, तो ये हो गया 3PV। और ऊपर से हम क्या ले आए हैं, N ले आना है हमको, तो यहाँ बटे में N हो गया, यहाँ MV² बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 का भाग कर दिए हैं, तो इधर भी 2 का भाग कर दिए हैं। हमारे पास सिर्फ N था ना ऊपर, यहाँ कितना हो गया 2N, बाकी सारी चीज़ों को वैसे लिख देना है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो ये है, ये इतना ये बना दिए हैं E बार, ये इसकी आंतरिक ऊर्जा हो गई या गतिज ऊर्जा, औसत ऊर्जा, कुछ भी कह लीजिए। अब इधर क्या बचा है, 3RT/2N, तो इधर लिख दिए 3RT/2N, इस तरह से लिखे हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो E बार बराबर ये 3/2 हो गया, जो R/N होता है, माने आदर्श गैस नीयतांक और अवोगाड्रो संख्या का जो अनुपात होता है वो बोल्ट्जमैन नीयतांक के बराबर होता है। तो R/N को हटाना है, उसकी जगह पर KB लिख देना, तो KBT हो गया। तो यहीं से ये सिद्ध हो गया। तो E बार बराबर 3/2 KBT, या कह सकते हैं कि जो औसत ऊर्जा होती है वह परम ताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो चाहे औसत ऊर्जा कह दें, माध्य गतिज ऊर्जा कह दें, वो परम ताप के समानुपाती होती है। फिर हम इसमें 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, इसमें सीधे से क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फिर से अणुगति सिद्धांत से गैस के अणुओं का दाब, यही सूत्र हम दोबारा लिख रहे हैं, यही सूत्र है जो बार बार आएगा। अब हम इसमें क्या कर दिए हैं, इस सूत्र में इसी को दोबारा से लिख दिए हैं, ये 2 बार हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, एक ही बार ये सूत्र लिख देते हैं। ये अणुगति सिद्धांत से इसका दाब हो गया। अब हमको यहाँ से क्या करना है, हमको V बार निकालना है, तो हम सारी चीज़ों का पक्षांतर कर देते हैं। तो देखिए इसके नीचे से 3V गया, तो ये हो जाएगा 3PV, और नीचे क्या बचा NM, तो नीचे लिख दिए NM। फिर ये V बार है और इसका स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमको V बार का मान मिल जाएगा। अब यहाँ से जो PV का मान होता है आदर्श गैस समीकरण से RT होता है, तो PV हटाए, उसकी जगह RT लिख दिए, बटे में ये हो गया। अब यहाँ भी हम पीछे पढ़ें कि R/N को हम क्या लिखते हैं, K, माने बोल्ट्जमैन नीयतांक। तो यहाँ पर R/N हटा देना, उसकी जगह KBT लिख दिए, T/M हो गया। तो यहाँ पर जो V होता है, V बार होता है, वो क्या हो गया, परम ताप के वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ गैस का वर्ग माध्य मूल वेग परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। इस तरह से यहाँ पर हम इसको हल कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। और ये स्टेप मैं हटा देता हूँ, ये तो उसी से सिद्ध हो जाएगा, इतने से ही सिद्ध हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसको कर देंगे, और यदि लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम 6वां प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि C बार बराबर √3RT/m, जहाँ संकेतों का सामान्य अर्थ है। तो फिर से हमको क्या करना है, अणुगति सिद्धांत से
गैस के अणुओं का दाब, ये सूत्र हम लिख देंगे और उस सूत्र में ये चाहे सी लिख दें चाहे भी लिख दें, जैसा सूत्र आए उसके हिसाब से, यदि भी लिखा होगा तो भी लिख देंगे, सी लिखा होगा तो सी लिख देंगे यहाँ। इसके बाद हम देखते हैं इसमें से हमको सी बार निकालना है, तो हम सारी चीज़ का पक्षांतर कर देते हैं। 3 का पक्षांतर करें तो 3PV हो गया, ऊपर से हम क्या ले आए NM, तो NM कर दिए हैं। अब अगले स्टेप में PV = RT होता है तो PV हटा के RT लिख दिए हैं, और इस तरह से R/, ये N था, तो 1 मोल के लिए यदि हम बात करेंगे तो N का मान कितना हो जाए 1, तो इस तरह C बार बराबर हो जाएगा √3RT/m, और यही हमको सूत्र लाना था, ये वाला सूत्र, तो यहाँ से ये सूत्र आ गया। इस तरह से हम इसको सूत्र को स्थापित कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं 7वां नंबर का प्रश्न क्या है। देखिए, एक बर्तन में गैस के N अणु हैं, यदि अणु संख्या आधी कर दी जाए तो गैस के दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गैस की कुल गतिज ऊर्जा तथा वर्ग माध्य मूल वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 3 चीज़ों पर हमको बताना है कि गैस के दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्ग माध्य मूल वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए पहला देख लेते हैं। यदि गैस के अणु की संख्या आधी कर दी जाए तो गैस का दाब जो है अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, अतः दाब भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ P समानुपाती N होता, अणुओं संख्या आधी हो गई इसलिए दाब भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसके बाद हम इसका अगला देख लेते हैं। यदि गैस के अणु की संख्या आधी कर दी जाए तो गैस की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दाब होता है वो कुल ऊर्जा के समानुपाती होता है, तो कुल गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। फिर C नंबर का है, यदि गैस के अणु की संख्या आधी कर जाए तो वर्ग माध्य मूल वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर V जो वेग होता है वो परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है, तो इसमें और किसी पर निर्भर नहीं करता, अणुओं की संख्या से कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ पर वर्ग माध्य मूल वेग का मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इस तरह से हम इन सूत्रों से बता सकते हैं कि कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब हम 8वें नंबर के प्रश्न में पहुँचते हैं। अणुगति सिद्धांत से बायल के नियम को निगमित कीजिए। तो सीधे सीधे सबसे पहले हमको जो उसका दाब का सूत्र होता है, अणुगति सिद्धांत से ये दाब का सूत्र हमको लिख देना है। इसके बाद हम ये P की जगह P ही लिखे, ये सारा कुछ लिखे हैं। अभी जो हम V का मान निकाले थे, ये V बार बराबर √3RT/nm, तो इसकी जगह V बार की जगह हम इसको रख दिए हैं। अब इसका हम यदि स्क्वायर निकालेंगे और इसको काटेंगे सब कुछ, तो देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो nm जो है nm से कट जाएगा, ये जो 3 है ये 3 से कट जाएगा, तो बचा क्या है, RT/V। तो यहाँ पर RT तो पहले से नियतांक होते हैं, V को इधर भेज देंगे, P नीचे आ गया, तो V प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 1/P। तो यही है कि नियत ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही बॉयल का नियम है। तो इस तरह से यहाँ पर बॉयल के नियम को निकाल सकते हैं। इसके बाद चलिए अगला 9वां नंबर का प्रश्न पहुँचते हैं। अणुगति सिद्धांत से चार्ल्स के नियम को निगमित करिए। तो अणुगति सिद्धांत से ये दाब का सूत्र लिख देना है। दाब का सूत्र लिखने के बाद यहाँ पर ये जो V बार का मान है, V बार का मान मतलब गैस के वर्ग माध्य मूल वेग का जो सूत्र होता है, यहाँ V बार की जगह रख देंगे। अब यदि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो nm किससे कट जाएगा, nm से, और 3 किससे कट जाएगा, 3 से। यहाँ क्या बचेगा, RT/V। अब क्या करेंगे, इस V को इधर भेज दिए तो PV = RT हो गया। तो जो V का संबंध है वो T से सीधा हो गया। तो यहाँ पर नियत दाब पर, यदि दाब को नियत मान लें तो V प्रोपोर्शनल क्या होता है, T। और यही चार्ल्स का नियम है कि नियत दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। इसके बाद हम इसका 10वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, एक बर्तन में 2 विभिन्न गैसों का मिश्रण भरा हुआ है, कारण सहित बताइए, क्या दोनों गैसों के प्रति अणु औसत ऊर्जाएं समान होंगी, क्या अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग समान होंगे, क्या दाब समान होगा। तो पहला है हाँ, क्योंकि गतिज ऊर्जा केवल गैस के ताप पर निर्भर करती है, दाब के घटने बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। E बार बराबर 3/2 kBT होता है। तो किस पर निर्भर करता है, ताप। तो उनकी गैसों की प्रति अणु औसत ऊर्जाएं कैसी होंगी, समान होंगी।
फिर दूसरा है क्या अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग समान होंगे। तो अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग समान नहीं होगा, क्योंकि ये आणविक द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। देखिए अपॉन में यम है, यहाँ एम है, तो आणविक द्रव्यमान पर भी ये क्या करता है, निर्भर करता है। तो यदि मिश्रण बनेगा तो इसका मान बढ़ जाएगा, इसलिए इसका मान भी क्या हो जाएगा, घट बढ़ सकता है। फिर क्या दाब समान होंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गैस का द्रव्यमान नहीं दिया गया है कि कितना दाब हो जाएगा इस तरह से। तो चलिए अब 10वां के बाद हम 11वें प्रश्न में पहुंचते हैं। तो 11वां प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। एक परमाणु गैस के लिए विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक परमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनुपात की ये स्वतंत्रता की कोटि है। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, ये हेडिंग हो गई। अब हम यहाँ पर इसका स्वतंत्रता की कोटि हम जानते हैं कि एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, 3। और आंतरिक ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर F1/2 RT। तो F की जगह हमको क्या लिखना है, 3 लिख देना है, तो 3/2 RT हो जाएगा, ये आंतरिक ऊर्जा हो गया। अब हमको यहाँ पर स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता निकालना है। इसका सूत्र होता है du/dt। ये तो ये सूत्र लिखने के बाद d/dt तो लिख दिए हैं, और u का मान कितना है, 3/2 RT, तो 3/2 RT लिख दिए हैं। अब इसका यदि हम अवकलन करेंगे तो ये टी सब हट जाएगा, d/dt और t का अवकलन 1 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3/2 R। इस तरह से हमको यहाँ पर CV का मान निकालना है। अब हम जानते हैं मेयर संबंध से क्या होता है, CP - CV = R। तो CP = क्या हो जाएगा, CV + R। इसका पक्षांतर कर दिए हैं। अब CV का मान तो 3/2 R आ गया है, ये CV का मान है ये, तो CV की जगह 3/2 R रख दिए हैं, और ये R तो पहले से तो R हो गया। यदि इसको लघुत्तम लगा के जोड़ेंगे तो ये 2R हो गया, तो 3 2 5/2 R, इस तरह से आ जाएगा। अब हमको निकालना है विशिष्ट ऊष्मा अनुपात। तो गामा = होता है CP/CV। तो CP का मान कितना है, 5/2 R, ये लिख दिए। CV का मान 3/2 R, ये लिख दिए। और इस तरह से R कट जाएंगे, यहाँ R से कटेगा, 2 2 से कटेगा, तो हमारे पास 5/3 बचेगा। इसको भाग कर देंगे, 1.67 हो जाएगा। इस तरह से हमको इसको निकालना है। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न में पहुंचते हैं। तो 12वां प्रश्न है द्विपरमाणु गैस के लिए विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो द्विपरमाणु गैस के लिए जो स्वतंत्रता की कोटि होती है वो कितनी होती है, 5। आंतरिक ऊर्जा वही ऊपर जैसे सूत्र लगाएं, U बराबर F गुणे 1/2 RT है। यहाँ F का मान 5 है, तो 5/2 RT हो गया। इस तरह से आंतरिक ऊर्जा हो गई द्विपरमाणु गैस की। अब मेयर संबंध निकालना है, तो CP - CV = R होता है। CV को इधर भेज दिए, तो CP बराबर CV + R। अब यहाँ CV लिखा है, CV का मान 5/2 R है, तो ये 5/2 R लिख दिए। ये R लिखा है तो R लिख दिए। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 इधर हो जाएगा, मतलब लघुत्तम लेंगे तो 2R और 5R जुड़ के कितना हो जाएगा, 7/2 R। इस तरह से हमको CP का मान पता चल गया। अब गामा = CP/CV है, तो CP का मान कितना है, 7/2 R, तो वो रख दिए। और CV का मान कितना है, 5/2 R, तो वो रख दिए। अब यहाँ से R को R से काट देना, 2 से 2 को काट देना, तो 7/2 बचेगा, तो 1.4 इसका मान हो जाएगा द्विपरमाणु गैस के विशिष्ट ऊष्मानुपात। अब हम बात करते हैं, 13वां प्रश्न है और ये इसका अंतिम प्रश्न है। गैस के माध्य मुक्त पथ से क्या आशय है, इसका व्यंजक स्थापित करिए। तो 2 क्रमिक संघटनों के मध्य गैस के अणु द्वारा तय की गई माध्य दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो गैस के अणु हैं लगातार सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं और संघट्ट करते हैं। तो संघट्ट करने के बाद वो जो दूरी तय करते हैं उसे ही हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। तो 2 क्रमिक संघटनों के मध्य गैस के अणु द्वारा तय की गई माध्य दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इस तरह से इसकी परिभाषा है। अब मान लेते हैं कि कोई गैस है, उसके अणु का व्यास सिग्मा है, अणु का वेग v है, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है, और डेल्टा t में संघटनों की संख्या बराबर बेलन आयतन। क्योंकि जब अणु चलेगा तो इस तरह से आगे की ओर जाता है और इस तरह से आगे भिड़ेगा, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये बेलनाकार संरचना बनाएगा। तो बेलन का आयतन बराबर गुणे एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, ये हम संघटनों की संख्या इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इसको यदि संघटनों की संख्या है तो अब बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है। माने पाई और r का मतलब होता है उसका त्रिज्या,
तो यहाँ पर यदि हम बड़े की बात करते हैं तो वहाँ पर जो त्रिज्या हो जाएगी, इस तरह से हम निकालते हैं, ये त्रिज्या हो जाएगी। तो एक तरह से इसके व्यास के बराबर ही हो जाती है। संघट्ट के पास जब आपस में जुड़ते हैं तो इसकी दोनों की त्रिज्या देखना है। तो त्रिज्या कितना हो गया, सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि व्यास माने हैं यहाँ पर सिग्मा। अब v इंटू डेल्टा टी का मतलब क्या है, वेग गुणे समय क्या होता है, दूरी। तो यहाँ पर ये जो चली गई दूरी है वही क्या है, v इंटू टी। तो चाहे इसको हम h ही मान लें, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, n। अब यदि हम इसमें निकालेंगे क्रमिक संघट्ट का औसत समय, तो औसत समय जब हम निकालते हैं 1/, ये जो सारा चीज़ है इसको बटे में कर देंगे। ये हमको टी बचाना है, बाकी सारी चीज़ों को बटे में कर देना है। ये डेल्टा टी को ही यहाँ पर टाउ लिखा गया है, ये औसत समय है। तो इसमें हमको क्या करना है, सारा कुछ पक्षांतर कर देना है, पाई भी और यहाँ पर यन भी, सिग्मा भी और टी को केवल एक तरफ रखना है। इस तरह से यहाँ से औसत समय हो गया। अब क्रमिक संघट्ट में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, v बार, और समय कितना है, टाउ। तो v बार लिख दिए, और जो टाउ का मान ये वाला है, ये टाउ का मान इकट्ठा यहाँ पर लिख दिए हैं ये इस तरह से। अब मान रखने के बाद यहाँ पर जो v बार होता है, औसत वेग होता है, उसको हम v/√2 लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा v/√2, v की जगह तो इसको लिख देंगे v/√2। जब लिखेंगे तो v और v कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर लैम्डा का मान आ जाएगा। थैंक यू।